प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम सभी मृदुला गर्ग रचित मेरे संग की औरतें पाठ के बारे में पढ़ेंगे। किसी भी कृतिकार की रचना को पढ़ने से पहले उस कृतिकार के विषय में जानना आवश्यक होता है। इसी के तहत हम लेखिका मृदुला गर्ग के विषय में सामान्य परिचय से अवगत होंगे। समकालीन हिंदी कथा साहित्य की महत्वपूर्ण हस्ताक्षर मृदुला गर्ग का जन्म कोलकाता में हुआ। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से एमए किया। भारत के विभिन्न शहरों में रहने के बाद सन 1974 से दिल्ली में रहकर स्वतंत्र लेखन कार्य किया। कथा साहित्य के अलावा उन्होंने अपने समय और समाज की समस्याओं पर वैचारिक निबंध भी लिखे। मृदुला गर्ग ने कथ्य और शिल्प दोनों स्तरों पर गद्य लेखन की प्रचलित परिपाटी को तोड़ा है। प्रमुख कृतियां उसके हिस्से की धूप, अनित्य, चित्त कोबरा, कठगुलाब उपन्यास, संगति विसंगति, दो खंडों में संपूर्ण कहानियां, रंग ढंग, चुकते नहीं सवाल, निबंध संग्रह। पाठ के महत्वपूर्ण बिंदु कुछ इस प्रकार हैं। लेखिका की नानी की कहानी, उसी की जुबानी। लेखिका की मां की शादी होने के पहले ही उसकी नानी की मृत्यु हो गई थी, इसलिए वह अपनी नानी को न देख सकी और न ही उनसे कहानी सुन सकी। बाद में नानी की कहानी सुनकर लेखिका को उसका असली मर्म समझ में आया। लेखिका की नानी अनपढ़ तथा पर्दा करने वाली औरत थी, जिनके पति बैरिस्ट्री की डिग्री लिए हुए थे। वह विलायती ढंग से जीवन जीते थे, पर नानी इन बातों से बहुत दूर थी। उसने कभी अपनी इच्छा का इजहार पति से नहीं किया। मृत्यु को निकट जानकर वह लेखिका की मां की शादी के बारे में सोचकर मुंहजोर हो उठी और अपने पति के एक मित्र स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा से कहा कि उनकी बेटी का वर वे स्वयं तय करें, जो आज़ादी का सिपाही हो। इससे लेखिका को उनके आज़ादी के जुनून और आज़ाद ख्यालों का पता चला। वे अपनी जिंदगी अपने ढंग से जीती रहीं। लेखिका की मां की कहानी। नानी की इच्छानुसार उसकी मां की शादी एक पढ़े लिखे, होनहार, गरीब आज़ादी के सिपाही से हो गई, जिस कारण वे सादा जीवन जीने को विवश थीं। कमजोर शरीर वाली मां रात भर जागकर खादी की साड़ी पहनने का अभ्यास करती। घर में नाना की साहबी का पर्याप्त असर था। लेखिका की मां अपनी खूबसूरती, नजाकत, ईमानदारी और निष्पक्षता जैसे गुणों के कारण परिजात से भी अधिक जादुई लगती थी। काम करने को तो उनसे कोई कहता नहीं, पर हर काम में उनकी राय लेकर उनका पालन अवश्य किया जाता था। लेखिका ने अपनी मां को भारतीय मां जैसा नहीं पाया। अपनी बीमारी और अरुचि के कारण वे न घर के काम करती थीं, न बच्चों के खाने खिलाने पर ध्यान देती थी। बस बिस्तर पर लेटकर किताबें पढ़ा करती या संगीत सुनती रहती थी। परिवार के लोग उनमें श्रद्धा रखते थे, क्योंकि वो न झूठ बोलती थीं और न किसी की गोपनीय बात किसी दूसरे से कहती थी। इस कारण उन्हें घर में आदर और बाहर वालों की दोस्ती मिली हुई थी। वे बच्चों की भी दोस्त थी। परदादी की कहानी। लेखिका की परदादी भी लीक से हटकर थी। उन्होंने सामान को एकत्र नहीं किया, वे फालतू सामान को दान कर देती थी। यहाँ तक तो बात ठीक थी, पर लोगों को तब आश्चर्य हुआ जब अपनी बहू के गर्भवती होने पर उन्होंने मंदिर में भगवान से लड़की पैदा होने की मंगत मांगी और यह बात सबको बता भी दी।
उनके बार बार मंदिर में यह दुआ मांगने का असर यह हुआ कि भगवान भी अफरा तफरी में आ गए और घर में एक के बाद एक 5 कन्याएं पैदा हुई। परदादी और चोर। हवेली के मर्द बारात में किसी दूसरे गांव गए थे और औरतें रतजगा मना रही थी। इस शोर में एक चोर कब हवेली में घुस आया कोई जान न सका। शोर से बचकर सोने के लिए माँ जी दूसरे कमरे में सोने चली गईं। गलती से चोर भी उसी कमरे में घुसा। उसके कदमों की आहट से माँ जी की नींद खुल गई। माँ जी ने पूछा, कौन? चोर के यह बताने पर कि मैं चोर हूँ, माँ जी ने उसे कुएं से एक लोटा साफ पानी लाने को कहा। कुएं पर पानी भरते चोर को पहरेदार ने पकड़ लिया। माँ जी ने आधा पानी खुद पीकर बाकी पानी चोर को पिलाकर कहा, एक लोटे से पानी पीकर हम माँ बेटे हुए, अब चाहे चोरी कर तू या खेती। जिससे चोर चोरी करना छोड़कर खेती करने लगा। लेखिका की कहानी। 15 अगस्त 1947 को जब आज़ादी मिलने का जश्न मनाया जा रहा था, तब लेखिका को टाइफाइड बुखार था। उसके लाख रोने पर भी उसे इंडिया गेट जश्न में नहीं जाने दिया गया। उसके पिता ने उसे ब्रदर्स कारामजोब नामक उपन्यास दिया, जिसे पढ़ते पढ़ते वह रोना धोना भूल गई। लेखिका और उसकी बहनें। अपनी परदादी की तरह ही लेखिका की चारों बहनें भी लीक से हटकर चलती रहीं। सबसे बड़ी बहन का बाहर का नाम मंजुल और घर का नाम रानी था। उसने शादी के बाद लिखना शुरू किया और अपना नाम मंजुल भगत रखा। दूसरे नंबर पर स्वयं लेखिका थी, जिसने शादी के बाद मृदुला गर्ग नाम से लिखना शुरू किया। लेखिका और उसकी बहन को नाम बदलकर लिखने के कारण पोंगापंथी या घरघुस्सू जैसे शब्द भी सुनने पड़ते थे। लेखिका की बाद की 2 बहनें रेणु और चित्रा लेखन से बची रहीं। सबसे छोटी बहन अचला अंग्रेजी में लेखन कार्य करने लगी और छोटा भाई राजीव हिंदी में लेखन कार्य करने लगा। लेखिका की छोटी बहन रेणु बीए नहीं करना चाहती थी, परंतु पिताजी और घर वालों का मन रखने के लिए उसने जैसे तैसे बीए कर लिया। तीसरी बहन रेणु खुद कम, दूसरों को ज़्यादा पढ़ाती थी, इसलिए उसके अंक अच्छे नहीं आ सके। वह दृढ़ निश्चयी थी। उसने एक लड़के को पसंद कर उससे शादी कर ली। सबसे छोटी अचला ने पत्रकारिता में प्रवेश लेकर पिताजी की पसंद से शादी की और बाद में लेखन कार्य में संलग्न हो गई। शादी के बाद लेखिका का जीवन। शादी के बाद लेखिका को बिहार के छोटे से कस्बे में रहना पड़ा। वहां उसने शादीशुदा औरतों को पराए मर्दों के साथ नाटक करने के लिए तैयार किया और 4-5 साल में कई नाटक किए तथा अकाल राहत कोष के लिए धन एकत्र किया। कर्नाटक जाने के बाद लेखिका ने कैथोलिक बिशप से छोटे से कस्बे में एक प्राइमरी स्कूल खोलने की प्रार्थना की, लेकिन क्रिश्चियन जनसंख्या कम होने के कारण वे स्कूल खोलने में असमर्थ थे। लेखिका ने अनेक परिश्रमी लोगों की मदद से वहां अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ 3 भाषाएं पढ़ाने वाला स्कूल खोलकर उसे कर्नाटक सरकार से मान्यता भी दिलवाई, जिससे लेखिका के जिद्दीपन का पता चलता है। इतना सब कुछ करने के बाद भी उसे लगता है कि वह अपनी छोटी बहन रेणु के बराबर नहीं पहुंच सकती है। एक बार दिल्ली में भयंकर बारिश होने के बाद जगह जगह पानी भर गया, यातायात ठप पड़ गया था। रेणु को उसके स्कूल से जब कोई लेने नहीं आया तो सबके मना करने पर भी वह पैदल ही 2 मील स्कूल चली गई और स्कूल बंद देखकर लौट आई। लेखिका सोचती है
जो उस दिन का रोमांच कैसा रहा होगा। जगह जगह पानी से भरे सुनसान शहर, अकेले अपनी मंजिल की ओर बढ़ते जाना, इस अकेलेपन का मजा कुछ और ही है। आशा है आप यदि ध्यानपूर्वक इस संस्मरण का श्रवण करेंगे तो आपको इस पाठ में कोई भी कठिनाई नहीं होगी। धन्यवाद।